चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और खूब ढेर सारा आशीर्वाद। और आशा करते हैं कि आप हमारी स्टडी मेथड और चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ पढ़ते चलेंगे और लाइफ में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का हिंदी गद्य खंड। ठीक है, कौन सा चैप्टर है ये हम आगे देखते हैं। तो ये गद्य खंड है और शुरू करते हैं इसको। आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल एक एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां, जिनमें सुंदर साहित्य सृष्टि हुई है, अपने अपने घर में प्रांत में रानी बनकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिंदी भारतीय होकर विराजती रहे। ऐसा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनको क्या कहा, भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका इम्पोर्टेंस, सबके इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ बताया और कहा है कि वो किसके समान है? सतदल कमल के समान है। भारतीय संस्कृति की एक विरासत है और उसका एक एक दल जैसे सिर्फ पंखुड़ी होती है, वैसे ही प्रांतीय भाषा है, साहित्य है, संस्कृति है। तो उनका कहना है कि किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। अगर हम किसी एक को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कमल में से अगर एक दो पंखुड़ी हटा दिया जाए तो उसमें से क्या हो जाएगा? उसकी जो शोभा है वो नष्ट हो जाती है, मतलब शोभा खत्म हो जाती है। उसी प्रकार अपने घर में, अपने प्रांत में वो चाहते हैं कि जो हर भाषाएं हैं वो रानी बनकर रहें और हिंदी भारत भारती होकर विराजती रहे इनके मध्य। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स आपने देखा। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इनसे तो सभी वाकिफ़ हैं। आप सभी हिंदी पढ़ते हो और प्रेमचंद का नाम ना सुना हो, इनके बारे में ना जानते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद 1880 और 1936, 1880 से लेकर 1936 तक। इनका जन्म होता है 1880 में और मृत्यु होता है 1936 में। 31 जुलाई, जुलाई का महीना होता है 1880 को, बनारस के करीब लम्ही गांव में। किसके करीब? बनारस के करीब। कौन से गांव में? लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय। तो इनका नाम पहले क्या था? धनपत राय। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में, उर्दू में किस नाम से? नवाब राय। ये आपको नाम से ही पता चल जाता है। और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन का कार्य करते थे या लिखते थे। निजी व्यवहार, पत्राचार धनपत राय नाम से करते थे। और इनका कोई पर्सनल पत्र व्यवहार वगैरह करना हो, कोई पर्सनल काम हो, तो वो किस नाम से करते थे? धनपत राय नाम से करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह, इनकी उर्दू में प्रकाशित जो पहली कहानी संग्रह है, ठीक है, किस भाषा में प्रकाशित है? तो उर्दू में। वो कौन सी है? वो है सोजे वतन। नाम से भी पता चल रहा है कि ये उर्दू भाषा में है। अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। किसने जब्त कर लिया था इसको? अंग्रेज सरकार ने। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, इन्होंने क्या क्या किया अपनी आजीविका के लिए? देखिए, स्कूल मास्टरी की, मीन्स टीचर का भी काम किया। इंस्पेक्टरी की, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस हो गया इनका, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हंस और माधुरी इनकी क्या है? पत्रिकाएं हैं। और सोजे वतन क्या था इनका? सोजे वतन कहानी संग्रह था। कहानी संग्रह मतलब कलेक्शन ऑफ स्टोरी। पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया। कहाँ पे बिताया? मुंबई की फिल्म नगरी में। लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई, यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी। और उनकी कई सारी, बहुत सारी कृतियाँ जो उन्होंने लिखी थी उसमें बहुत सारी जो है यादगार फिल्में भी बनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट
उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्हें क्या क्या कहा जाने लगा? कथा सम्राट, फिर उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। तो कैसे लोगों को उन्होंने पात्र बनाया, प्रमुख पात्र? ऐसे लोगों को कि जिन्हें जीवन और जगत में क्या क्या मिला था? प्रताड़ना ही मिला हो और लांछन ही लगे हो। 8 अक्टूबर 1936 ये उनका देहावसान हो गया। ठीक है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। क्या शीर्षक है उसका? मानसरोवर। और कितने खंड में संकलित किया गया है? 8 खंड में। उनके प्रमुख उपन्यास के बारे में दिए गए बहुत ही पॉपुलर उपन्यास हैं, आप देख सकते हैं। गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन है, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये सारे उनके उपन्यास है। प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र की खासियत क्या है यहाँ पे? ये उनका अपूर्ण उपन्यास है। ये ऐसा उपन्यास है जो अपूर्ण है, मतलब जो पूरा हुआ नहीं, उनके द्वारा पूरा नहीं हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम पाठ प्रवेश करते हैं। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब, पाठ का नाम है बड़े भाई साहब, राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो छोटे लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। मतलब कुछ भी ऐसा करे जो छोटे भाई के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे, वो एक मिसाल का काम करे। मतलब आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित होता जाता है। किसका बचपन तिरोहित होने की बात की गई है यहाँ पे? बड़े भाई साहब की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, कितने साल बड़े बताया गया? 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे आगे मतलब होता है 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया। तो यहाँ पे पढ़ाई की बात कब हो रही है? दोनों ने सेम उम्र में पढ़ना शुरू किया है, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। कौन? बड़े भाई साहब। पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी से कोई भी काम वो पसंद नहीं करते। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते हैं जिस पर आलीशान महल बनाया जा सके। कैसा महल बनाया जा सके? आलीशान महल बनाया जा सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार होगा? ये उनके कहने का मतलब था। कि कहने का मतलब ये है कि भले ही समय लगे, लेकिन जो काम है वो बहुत ही सटीक तरीके से होना चाहिए। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। कैसा बताया गया है बड़े भाई साहब को? अध्ययनशील बताया गया है, मतलब पढ़ाकू किस्म के। हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशिए पर चिड़िए, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। किसकी किसकी तस्वीरें बनाते थे? चिड़ियों चिड़ियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कितनी बार लिख डालते? 10-20 बार लिख डालते थे।
कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे, कभी ऐसे शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ, हिम्मत ना हुआ। 9वीं जमात में थे, 9वीं क्लास में थे, मैं 5वीं में और मैं 5वीं क्लास में था। 4 का फर्क था यहाँ पे, 4 क्लास का। ठीक है, उनकी रचनाओं को समझाना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसके आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? पहला सवाल क्या होता था भाई साहब का कि कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। राइटर के पास क्या जवाब था? सिर्फ मौन, शांत रहना। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ ना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब इस प्रकार पढ़ोगे तो अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान विशुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा जाते? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? देखिए बड़े भाई साहब कह रहे हैं, मुझे तो दो ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए को क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मदद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल,
5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि टाइम टेबल बनाना एक अमल बात है, बट उसको उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, अमल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बनाने को तो कोई भी टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन बड़ी बात उसमें है जो उसको फॉलो भी करे। उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी की वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। मेरे भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, मतलब जब जरूरत पड़ती वह नसीहत भी देते और फजीहत भी करते। ठीक है, फजीहत में इंसल्ट भी करते, सलाह भी देते। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न करता था, मतलब खेल कूद में लिप्त रहता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, और दर्जे में क्या आया? प्रथम आया। देखिए यहाँ पे भाई साहब फेल हो जाते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद, और छोटा भाई क्या हो जाता है? पास हो जाता है। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। एक क्लास भाई साहब के और फेल होने से 2 साल का अंतर रह जाता है, जो पहले 3 साल का था। भाई साहब को आड़े हाथ लो, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा, शर्मनाक जान पड़ा। अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वरौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया है। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर न था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं बाहर का सारा सामान गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, कि आपने जो पढ़ा उसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाहता है। भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती था। रावण को क्या बताया गया? चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी मही उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शोहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी
अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों में जेम्स हुए हैं। दर्जनों में जेम्स हुए हैं। दर्जनों विलियम कौड़ियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगेगा। आंधी रोग हो जाएगा। इन अभागों का नाम भी न जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पना। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्र का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट ले, और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ती है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोल कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है। अगर टाइम की बाउंडेशन हो तो दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। समय की किफ़ायत नहीं बल्कि क्या होता है, उसका दुरुपयोग बताया है ऐसे राइटिंग को। कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। अनर्थ क्या है? कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, मतलब समराइज करो उसको। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात, है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, गांठ बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। नहीं तो पछताएगा। स्कूल का समय निकट था नहीं। ईश्वर जाने का यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा है। निस्वाद मतलब बिना स्वाद का लग रहा है। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी आरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी हूँ मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान
फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। अव्वल आना मीन्स फर्स्ट आ जाना, प्रथम आ जाना। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर से उधर 6 से 9:30 तक। स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती है। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। बहुत कई बार डांटने के बाद शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनसे नजर बचाकर कनकौवे उड़ाया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मैं उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकल विरक्त मन में नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल। मोटर कारें हैं, न ट्राम न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में हो, 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह ज़ेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। समकक्ष मीन्स क्या होता है? सेम क्लास में हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझे में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुद भी नहीं मिटा सकते? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एम ए डिफिल डिलीट ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया को देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हम समझाने और सुधारने का अधिकार
हमेशा ही रहेगा। हमें समझाने का, सुधारने का अधिकार हमेशा ही रहेगा। केवल इस